नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। हम लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रुक करते हैं पहली खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बंगाल में चुनावी सभा को संबोधित किया। बंगाल के मालदा में योगी आदित्यनाथ की रैली हुई, जहां उनके निशाने पर राज्य की ममता सरकार रही। योगी ने आरोप लगाया कि बंगाल में जय श्री राम के नारे बोलने से भी रोका जाता है। यूपी सीएम ने कहा कि 1 महीने में बंगाल की धरती पर परिवर्तन दिखाई देगा। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि बंगाल में योगी का जादू चलेगा? जादू तो चल गया, चलना क्या है। जिस तरह की भीड़ आज मालदा में उमड़ी है, वो बहुत टीएमसी और ममता बनर्जी की नींदें आज उड़ गई होगी, क्योंकि ये तो बाकायदा मुस्लिम बहुल इलाका है। 50% से ज़्यादा वहाँ मुसलमान हैं, और वहाँ पे अगर आप इस तरह की इसको कह सकते हैं महारैली अगर आप करते हैं और इस तरह का रिस्पांस आता है, और योगी जी जैसे लीडर का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अगर बंगाल में करती है, तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से आज वहाँ उन्होंने वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगवाए, उससे तो आज पूरा बंगाल दहल उठा। मैं आपको बता दूं कि ये जो जगह चुना गया था, ये जगह कभी किसी ज़माने में कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करता था, और तृणमूल कांग्रेस ने फिर बाद में से बिल्कुल अपने हिसाब में अपनी तरफ मोड़ने में वो कामयाब रहे। लेकिन पिछले चुनाव में वहाँ जो नॉर्थ मालदा है, उसमें बीजेपी सीट जीती थी लोकसभा में, और दूसरा जो सीट है वो 6,000-7,000 वोट से लोकसभा में बीजेपी हारी थी। अब जो वहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो त्रिकोणीय लड़ाई हो रही है, एक तो कांग्रेस पार्टी फुरफुरा शरीफ का पीरजादा और लेफ्ट टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी, अगर यहाँ पे ट्रायंगुलर फाइट अगर होता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ के जो नतीजे आएंगे वो बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा बल प्रदान होगा उससे। जी, तो योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की जनता को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि जो श्री राम का द्रोही है वो किसी काम का नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी में आर पार की जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा द्वारा बंगाल में कांग्रेस के गठबंधन पर उठाए गए सवालों के बाद अब अधीर रंजन चौधरी ने उन पर पलटवार किया है। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि हमें पता है कि आनंद शर्मा का बिग बॉस कौन है, वो किसे खुश करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी ने किसकी ओर इशारा किया है? देखिए, वो इशारा बिल्कुल साफ है। ये वही इशारा है जो CWC मीटिंग के अंदर राहुल गांधी ने इस G23 ग्रुप को कहा था कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, और अब जब चुनाव का वक्त आ गया है और ऐसे मौके पे अचानक से वहाँ पे लेफ्ट पार्टी के साथ आप गठबंधन करते हैं, और अचानक से उसमें फुरफुरा शरीफ जैसा मौलाना इंडियन सेकुलर फ्रंट नाम की पार्टी के साथ आपका अलायंस हो जाता है, तो ये सवाल जो लोग कांग्रेस पार्टी को नेशनल लेवल पे भारतीय जनता पार्टी का एक सब्स्टिट्यूट देखना चाहते हैं, वो तो ये सवाल ज़रूर उठाएंगे कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कम्युनलिज्म का चार्ज लगाते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से, ऐसी पार्टियों से दूरी बना करके रखनी पड़ेगी जो आउटराइट जो है बाकायदा कम्युनल उनका एजेंडा हो। तो ये द्वंद्व कांग्रेस पार्टी को काफ़ी महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि अगर इस तरीके से कांग्रेस के अंदर ही बहस अगर छिड़ती है, तो जो वोटर है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो कांग्रेस पार्टी को क्यों वोट देगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इसलिए अधीर रंजन चौधरी, चूँकि वो बंगाल के लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, तो उनको सामने आना पड़ा, और ये जो G23 आनंद शर्मा के जो बयान हैं, गुलाम नबी आज़ाद के जो बयान हैं, उसके ऊपर उनको कमेंट करना पड़ा। जी, तो इससे ये साफ हो गया है कि कांग्रेस की अपनी कोई विचारधारा नहीं है। वो अपने सियासी फायदे के लिए किसी से भी हाथ मिला भी सकती है और किसी का हाथ
छोड़ भी सकती है। और अब बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी हो गई। पहले चरण में राज्य के 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। इनमें पुरुलिया, पूर्व और पश्चिम मिदनापुर, झारग्राम और बांकुड़ा जिले शामिल हैं। पुरुलिया और झारग्राम की सभी विधानसभा सीटों के लिए मतदान होंगे, जबकि पूर्व और पश्चिम मिदनापुर और बांकुड़ा की कुछ सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। वहां की बाकी सीटों के लिए दूसरे चरण में मतदान होगा। डॉक्टर साहब, बंगाल का पहले चरण का जो मतदान है वो किस लिहाज से महत्वपूर्ण है? देखिए, जो पहला जो चरण जो होता है वो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे एक टेम्पो बन जाता है कि वोटर किसके साथ जा रहा है, और इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले जो चरण में जो चुनाव होते हैं उसमें हवा बनाने में, माहौल बनाने में जो है वो काम आता है। और जिस तरीके से जो ये इलाका है, ये इलाका वो इलाके हैं जहाँ पे बहुत ही कांटे की टक्कर है। ये वो इलाका है जहाँ से शुभेंदु अधिकारी का टेस्ट होना है। ये वो इलाका है जहाँ ममता बनर्जी पहले सारी की सारी सीटें जीत जाया करती थी। अगर वहाँ पे बीजेपी डेंट करने में कामयाब हो जाती है तो यकीन मानिए कि इसके आगे आने वाले चरणों में ममता बनर्जी को अपनी स्ट्रेटजी फिर से रिथिंक करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तक जिस तरीके से चल रहा है, जो ग्राउंड स्थिति है, वहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में लीड करने की स्थिति में पहुँच गई है। जी, तो जाहिर है कि पहले चरण का मतदान बंगाल की दशा और दिशा निश्चित तौर पर तय कर देगा। और अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। बंगाल में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा हुआ है। इस बीच राजनीतिक दांवपेच तेज हो गए हैं। इसी क्रम में शारदा चिटफंड घोटाले में लंबे समय तक जेल में रहे तृणमूल नेता कुणाल घोष को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने समन भेजकर मंगलवार को पूछताछ के लिए तलब किया। कुणाल घोष ने सॉल्ट लेक पहुंचकर ये दोहराया कि जांच में वो पूरा सहयोग करेंगे। जानकारी के मुताबिक ईडी ने ये नोटिस शारदा चिटफंड घोटाले से जुड़े मामले में भेजा है और ये नोटिस मिलने के बाद उन्होंने कहा है कि वो जांच में सहयोग करेंगे। डॉक्टर साहब, इस पूरे मामले में ममता की जो मुश्किल है वो किस तरीके से बढ़ सकती है? देखिए, कुणाल घोष एक ऐसे लीडर है, कुछ दिन पहले वो ममता के खिलाफ थे, ममता की वजह से वो जेल भी चले गए, उसके बाद उनको जमानत भी मिल गई, फिर वो बाहर भी आ गए, और आजकल वो बहुत ही ज़्यादा ममता के चरणों में जो है वो वहाँ पे पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर के वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे में जो पुराना जो उनका इतिहास रहा है उस वजह से उन्हें ईडी की तरफ से नोटिस भेजा गया है। तो अब चुनाव से ठीक पहले अगर इस तरह की खबरें आती है तो लोगों की मेमोरी, जो लोग शारदा चिटफंड को भूल गए होंगे, उनकी याददाश्त फिर से वो ताज़ा हो जाती है। तो इसका इम्पैक्ट इलेक्शन के ऊपर पड़ता है। अगर कोई ऐसा मुद्दा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, चुनाव से पहले लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर इस तरह की खबरें अगर लगातार आती रहती हैं कि जिस तरीके से कोयला के चक्कर में अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उनकी साली के ऊपर पूछताछ की गई, अब शारदा चिटफंड में ममता बनर्जी के बहुत ही क्लोज लीडर के से पूछताछ हो रही है, तो ये एक बैड कैंपेन तृणमूल कांग्रेस के लिए साबित होगा, क्योंकि लोग फिर से उन चीज़ों को दोहराएंगे कि भाई इस केस में टीएमसी इन्वॉल्व है, इस केस में अभिषेक बनर्जी इन्वॉल्व है। तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है और ये तृणमूल कांग्रेस को इन सब चीज़ों से डील करने की ज़रूरत पड़ेगी। जी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ममता के नेता अब उनके लिए लगातार परेशानियों का सबब बने हुए हैं। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। बंगाल में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी हो गई। चुनाव के लिए बीजेपी ने अब अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी राज्य में धुआंधार 20 रैलियां करेंगे। पीएम मोदी 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान से रैली का आगाज करेंगे। बताया जा रहा है कि बंगाल में पीएम मोदी कुल 20 रैलियां करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि बंगाल में भी मोदी फैक्टर का जादू चलेगा? मोदी तो सबसे बड़े कैंपेनर हैं आज के डेट में। हिंदुस्तान के अंदर कोई उनसे बड़ा लीडर नहीं है, कोई उनसे बड़ा कम्युनिकेटर नहीं है, उनसे बड़ा कोई कैंपेनर नहीं है। और ये जो 20 रैलियां हैं, अब आप समझिए ये किस तरीके से टीएमसी की नींद उड़ाने वाली खबर है कि 20 रैलियों का मतलब है कि 7 तारीख से ये शुरू होगा। पहली रैली जो है वो परेड ग्राउंड कलकत्ता में होने वाली है, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग पहुँचेंगे। और उसके बाद से जो लगातार हर तीसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में होंगे, और जो जिस जगह पे होंगे, इसका मतलब है कि जो 20 रैलियों की वजह से वो हर इलाके को वो एड्रेस कर पाएंगे, और जहाँ जहाँ वो जाएंगे वो माहौल हमेशा बदल देते हैं। बिहार में आपने देखा किस तरीके से बिहार में एक वक्त था जब चुनाव के शुरुआती दौर में
इस तरह के सर्वेज आ रहे थे कि जिसमें तेजस्वी यादव को लीड बताया जा रहा था, बहुत कांटे की टक्कर चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां होती चली गई और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर होती चली गई। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली की वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो चांसेस होते हैं वो और भी बेहतर हो जाते हैं, और यही बंगाल के अंदर साफ साफ नजर आए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जय श्री राम का विरोध किया था, तो राम से तो वो पहले ही किनारा कर चुकी हैं, और जब योगी आदित्यनाथ ने मालदा में रैली की तो रहीम भी अब उनसे किनारा कर ही लेंगे। और जब योगी और मोदी साथ होते हैं तो बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, तो ममता बनर्जी क्या चीज है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।